लास्ट क्लास लिगेंड्स कंप्लीट हुआ था ना, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़े थे लास्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी है ना, तो डेंटिसिटी के आधार पर, ठीक है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड एंड फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा भी बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं लिगेंड्स को, ठीक है। तो दूसरा लिखिएगा, ठीक है, बी पार्ट, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज, ठीक है। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई बॉन्डिंग बनाकर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग टेंडेंसी दो तरह के लिगेंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो भाई दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज, ठीक। है ना, ठीक है। अब देखो, ये एक तो बेसिस था जिसके भी यहाँ पे 5 टाइप के हम लोग लिगेंड पढ़े, बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। दूसरा बेसिस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज। तो पहले कैटेगरी के लिगेंड्स कहलाते हैं क्लासिकल लिगेंड्स और द नॉर्मल लिगेंड्स, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारे पास, इसमें 2 ही कैटेगरी मिलेगी। पहला है नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स। इनमें वो लिगेंड्स आ जाएंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, है ना, ठीक है। द लिगेंड्स विच ओनली डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, है ना, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। द लिगेंड्स which form ठीक है a coordinate sigma bond by donating their lone pair of electrons to the central metal atom, by donating their lone pair of electrons ठीक है टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। अरे होनहारों, जब यहाँ पूरा बेंच खाली है, ठीक है,
अरे देश का भविष्य डूबता हुआ। दूगो इधर आके बैठ जाओ ना, पीछे भी खाली है, उधर कोई नहीं ना है। अच्छा आगे बैठो, नहीं रहो तुम लोग वहीं, ठीक। अब देखो क्या है बात भाई कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग टेंडेंसी के आधार पे एक हो गया नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं लोन पेयर के सेंट्रल मेटल एटम, क्या करने के लिए भाई, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, NH2 माइनस, OH माइनस, NH3, मतलब जो नॉर्मल लिगेंड्स हम लोग पढ़े वो सारे आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो, NH2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है। हेलो जितने भी हैलाइड्स हैं, ठीक है, X माइनस मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, जितने भी आ जाएं, ठीक है। O2 2 माइनस, ठीक। नेक्स्ट NH3, फिर N3 माइनस, ये जितने भी हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल टाइप की चीज़ होगी कि नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक। दूसरा वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, ठीक है। अरे बात सोचो, ठीक। तो पहला तो हो गया क्लासिकल लिगेंड्स और नॉर्मल लिगेंड। दूसरे में आइए जिसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और द पाई एसिड्स, ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जिन्हें हम लोग पाई एक्सेप्टर्स कहते हैं, या फिर इसे पाई एसिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये वो लिगेंड्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जब तक सेंट्रल मेटल एटम को कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तब तक वो लिगेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन साथ साथ बैक बॉन्डिंग करता है पाई बॉन्ड की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें क्या लिखेंगे भैया, द लिगेंड्स विच डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म coordinate sigma bond and accepts the pi electrons from the central metal atom by back bonding, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, the ligands which donates their electrons to form coordinate sigma bond with central metal atom and accepts the pi electron pairs from central metal atom by back bonding, ठीक। ऐसे लिगेंड्स जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, लेकिन
पाई इलेक्ट्रॉन जो मेटल का है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, उसको वो ले लेते हैं, जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उसको वो बैक बॉन्डिंग के द्वारा ले लेते हैं, ठीक है। और वो क्या कहलाते हैं, नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर्स, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेप्टर नहीं कहा गया, पाई एक्सेप्टर कहा गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा डोनेट ही होगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा मामला समझ लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं मेटल कार्बोनिल ले रहा हूँ। मेटल कार्बोनिल में एक तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही, और यहाँ पे एक आ गया Mn+, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा मेटल को क्या बनाने के लिए, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और खाली p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और साथ साथ ये जो मेटल है इसके पास भी p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब जो मेटल के पास p ऑर्बिटल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेटल की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो ये मेटल जो है वो अपने p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड को, है ना, और ये पाई बॉन्ड बनता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल से लिगेंड लेता है और ये बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और इस केस में अगर मैं मेटल कार्बोनिल की बात बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये श्योर शॉर्ट बैक बॉन्डिंग है, और बैक बॉन्डिंग होने के साथ साथ ये किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट किस में कर रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग, ABMO। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पाई एंटी बॉन्डिंग उसके खाली है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, ठीक। तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मेटल से, ठीक है। जैसे अगर तुम CO लोगे तो बेटा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, समझ लो बात को। ये हमारा टॉपिक बस इतना ही है, बट थोड़ा सा मैं केमिकल बॉन्डिंग में जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है। तो CO है ना कार्बोनिल में, तो CO है अगर, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। अब अगर हम 14 के लिए कहते हैं, ठीक है, तो 14 के लिए अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना कि भाई जब हम 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपका 2pz है, सिग्मा 2pz, ठीक है, वो 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक वाले में सिग्मा 2pz क्या होता है, पहले आ जाता है, और 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले में वो पाई 2px, पाई 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py के बीच में रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या होगा कि भाई हम 14 इलेक्ट्रॉन से कम वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा आपका, सॉरी, सिग्मा 2pz बीच में, तो क्या हो गया, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी बस मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz, ठीक है, और इसके बाद आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्ड 2py। अब मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे दो तरह की बातें हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं होमो, एक लूमो, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है CO का, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, ठीक। तो बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 6 हो गए, 2 8, 2 10, 2 12, ठीक है, और 2 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है लूमो विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां तक तो भरा हुआ है। तो एक्सेप्ट ये हुआ होमो और ये हुआ लूमो, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कार्बन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो किस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो ये हमें कोऑर्डिनेशन का हिस्सा नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझना है, वहाँ जाके देख लेना, बस एक बार मैंने रिकैप कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो मामला क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में मामला क्या है कि भाई जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होंगे, क्लासिकल लिगेंड्स विल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड दे विल ओनली डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, whilst the non-classical ligands form the coordinate bond with the metal by donating their lone pair of electrons as well as forms pi bond by accepting electrons from the metal by the process called back bonding, ठीक है, क्लियर। अब ये होगा किसमें, इसके एग्जाम्पल्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखना। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, कार्बोनिल, ठीक है ना। लिगेंड्स में आपको एग्जाम्पल बड़े काम आता है, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल हो गया कार्बोनिल, दूसरा एग्जाम्पल NO+। अब देखो CO और NO+ दोनों का मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। ऐसा क्यों आएगा सर? क्योंकि दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 14, इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये 7, आया बात समझ में, 7 और 8 15, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो CON और NO+, CN-, phi इज बेंजाइल C6H5 या C6H6 ही कर लो फिलहाल तो, क्योंकि मैं न्यूट्रल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जो बेंजीन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो फिर एक पाई बॉन्ड बनाएगा बैक बॉन्डिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट इथाइन, इथाइन भी नहीं, इथाइन कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही नहीं, देगा क्या, ठीक है ना। तो कार्बोनिल CO, NO+, CN-, C6H6, ठीक है, देन इथीन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। अब समझना, ट्राई अल्काइल अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड में लिखा है, ट्राई अल्काइल अमोनिया, ठीक है। तो जो ट्राई अल्काइल अमाइन होगा, ठीक है, मतलब R3N, ठीक है, या NR3 ले लो, H हटा के अल्काइल लगा दिए, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले डोनेट करेगा और वो क्लासिकल लिगेंड्स में आएगा, ठीक है। अगर समझो बात को, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख दूँ R3N, ठीक है, तो ये क्लासिकल लिगेंड है जो समझो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बच्चा, 3 बॉन्ड अल्काइल ने बनाया, एक लोन पेयर बचा है, वो मेटल को वो दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सिग्मा वाले, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें R3P, तो R3P में क्या केस है कि ये अपना जो लोन पेयर है फॉस्फोरस का वो तो देगा मेटल को, ठीक है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो अपने वैकेंट d ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किससे लेगा, मेटल से, ठीक है। तो ये पाई एक्सेप्टर्स की कैटेगरी में भी आ जाएगा। तो R3N इज अ क्लासिकल लिगेंड while R3P is a non-classical ligand. Why? Because phosphorus have vacant d orbitals, ठीक है, लिख लो, है ना। अब फॉस्फोरस के जितने भी लोग हैं ना, PH3, ASH3, ये सभी नॉन क्लासिकल में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर, लिख लिए हो।
ठीक है। अब समझना सर, कहीं पे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कहीं बैक बॉन्डिंग बहुत प्रभावशाली होता है, कहीं बैक बॉन्डिंग प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है। अरे बात समझ में, एक तो कुछ केसेस में होता ही नहीं है जो क्लासिकल लिगेंड्स हैं, ठीक है। अब जिनमें बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि बैक बॉन्डिंग किसमें बहुत अच्छा हो रहा है और किसमें अच्छा नहीं हो रहा है। ये बात होगी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग के। तो 2-4 पॉइंट्स में हम समझ लेंगे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग को, बात खत्म है, ठीक है। तो इसी में पॉइंट लगा रहा हूँ नॉन क्लासिकल में ही, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज विथ, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ता कब है, ज़्यादा कब होता है, ठीक है। पहली बात, जब भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ता है, ठीक है। आई बात समझ में। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसका बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है। कारण समझना, रिलेट कर देता हूँ थोड़ा, इसको फैक्चुअली रिलेट कर देता हूँ। मेटल जितने इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है उतने वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे समझ लो। और जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ज़्यादा उसका बैक बॉन्डिंग हो रहा है, उतना ज़्यादा एक्सटेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला केस एक्सटेंट का, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना बैक बॉन्डिंग को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात, मेटल कार्बोनिल की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मेटल कार्बोनिल कहने का मतलब समझो, कार्बोनिल कहने का मतलब कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। तो जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उनके नंबर्स जितने कम होंगे बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा होगा। समझो यार कि अगर मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हैं, ठीक है, अब एक होगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से बैक बॉन्डिंग होगा, उसे 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। अगर 3-4 कार्बोनिल लग गया तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मामला क्या है, लेसर नंबर ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है ना, आप यहां पे कोई भी एक्सेप्टर लिगेंड समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा फैक्टर, जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम होगा उतने ज़्यादा बैक बॉन्डिंग की चांसेस रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो तीसरी बात, ग्रेटर नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम की संख्या होगी बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा होगा। तो बैक बॉन्डिंग 3 बातों पे निर्भर करेगा, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन जितना अच्छा हो, कार्बोनिल्स के नंबर मतलब टर्मिनल लिगेंड्स के नंबर जितने कम हो, और मेटल का नंबर जितना ज़्यादा हो, ठीक है। अब सर ये बैक बॉन्डिंग हमने पढ़ा क्यों, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस चीज़ को ये प्रभावित करता है ना। अब देखो ये बैक बॉन्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जब आप एडवांस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखो, ठीक है, आपने आंसर कुछ मारा है, ठीक है, वास्तविक उत्तर कुछ और है, आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, सीधे एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना लिखता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अरे बात समझ में, उसके बाद तुम माथा पटकते रहो वाई ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको समझ लेना क्या है कि बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये समझ लो कि बैक बॉन्डिंग का सबसे पीक लेवल है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हल्का सा झलक एक बार केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अरे बात समझ में, पी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है, पी ब्लॉक मैंने अभी 12th में स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। बट जो सबसे पीक लेवल है बैक बॉन्डिंग का वो यहाँ पे हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर तुमने यहाँ भी बैक बॉन्डिंग को अच्छे से समझ लिया तो बैक बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन तुमसे लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक। अब देखो यार बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग
बैक बॉन्डिंग क्या है वो तो समझ में आ गया ना, कोऑर्डिनेट में कैसे होता है। अब जैसे मान लो कि नॉर्मल, हम अगर नॉर्मल कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, मान लो कि सर ये तो मैंने कोऑर्डिनेट का केस बताया, अगर हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में आपने सुना होगा, मैंने लिखाया भी था 11th में कि BF3 में बैक बॉन्डिंग हो जाता है। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होता है, यहाँ बोरोन है ना, यहाँ पे अपन फ्लोरीन ले लेंगे, ठीक है। अब बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना यार, तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। मामला क्या होगा, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बोरोन को दे देगा, और इस वजह से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, लीगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन देने आया था वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो जा रही है, ठीक। अब समझो, ठीक है, देखो बेटा क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको कारण ये देखने को मिलेगा कि भैया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, किसका किसके आंसर में मिल जाएगा कि बैक बॉन्डिंग कारण है, ठीक है। पहली बात, ठीक है, यहाँ पे दो तरह का बॉन्ड है, एक मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। देख रहे हो बात को, एक मेटल और कार्बन के बीच है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है, तो पहली चीज़ कि अगर बैक बॉन्डिंग अच्छा हुआ तो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो मेटल और कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। और तीसरी बात, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये तीन बातें यहाँ पे मेटल और कार्बन बॉन्ड में आएगा, ठीक। दूसरा, अब डी पॉइंट लेके आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, डी पॉइंट में मैं स्टार्ट करूंगा इस वाले बॉन्ड की बात, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात। तो अगर बैक बॉन्डिंग होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज कर जाएगा। और नेक्स्ट दूसरी बात, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या होगी कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। और लास्ट, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए बात को, ठीक। तो जब ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो इसका रीजन, एसेशन रीजन में रीजन ऑलवेज बैक बॉन्डिंग, ठीक। ठीक, अब एक बात है, एक फेनोमिनन है, ठीक है, फैक्टर, सिर्फ तुम नाम याद रखना, ठीक है। बॉन्ड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो बस शब्द याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में रहेगा तुम्हारा। अगर कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, अब देखो जो ओरिजिनली, ये तो नया बॉन्ड बना है, ये पुराना बॉन्ड था, ठीक है। तो हम सिर्फ बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन की, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल चलती है, ठीक है, सॉरी बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बैक बॉन्डिंग की वजह से, किसका, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO की बात करते हैं, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO डिक्रीजेस, ठीक है। CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज कर रही है। एज द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, पढ़े हो नहीं यार, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजेस एज दी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है इसलिए CO बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अगली बात, जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी माने डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट भी बैक बॉन्डिंग होने की वजह से डायपोल मोमेंट बहुत घट जाता है। क्यों घटा, सोचो बात को। सर अगर यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं,
ठीक है। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत प्रभावशाली था, लेकिन अब तो ये बैक बॉन्डिंग करके जो इलेक्ट्रॉन लिया था उसके बराबर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन दे भी दे रहा है ना, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेन देन दोनों हुआ। तो जो एक डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रिएट हुआ था, जो बॉन्ड्स का एक खींचातानी हो रहा था, जो पोलैरिटी जनरेट हुआ था, वो पोलैरिटी भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग एक और काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, चलो इसको डी लिखे थे, इसको ई लिख देते हैं, इसको एफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक और क्या करता है कि भैया डायपोल मोमेंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज द डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट किसका, इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले का, मतलब मेटल कार्बन का। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, सब तो अभी बता ही रहते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हैव मैक्सिमम मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर किसमें मैक्सिमम है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। मेटल कार्बन कैसे निकालेंगे, जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, CrCO6, पहला ऑप्शन CrCO6, दूसरे ऑप्शन में आई, दूसरा ऑप्शन है CrEnCO4। EN तो पहचान रहे हो ना, है ना, इथाइलिन 1,2 डायमीन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हमारे पास है CrDiEnCO3, क्योंकि वो ट्राइडेंटेट हो जाता है डाइएन, CrDiEnCO3। चौथा ऑप्शन है CrTriEnCO2। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या हो जाएगा जी बच्चा, अब देखो पूछ क्या रहा है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है कब, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करने पर। और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करती है कब, जब कार्बोनिल के नंबर क्या हो, कम हो।
तो कार्बोनिल का नंबर यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ पे 2। तो कार्बोनिल का नंबर जहाँ पे सबसे कम वहाँ पे बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा, और जहाँ जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग वहाँ पे मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा। समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे कितना है कार्बोनिल? यहाँ कार्बोनिल कितना है? यहाँ कार्बोनिल कितना है? यहाँ कार्बोनिल कितना है? ठीक। अब यहाँ देखो, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बोनिल। तो जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बोनिल है वहाँ पे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और जहाँ बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा वहाँ मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा। अभी बुझाया? नहीं? इधर तो लिख लिया ना सृष्टि? ठीक। अब देखो अगली बात, इतना तो क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ is 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ in FeCO5 is। सर ये कैसे बताएंगे? ये तो बड़ा उटपटा सवाल हो गया, क्योंकि हमने कोई कैलकुलेशन तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी नहीं, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है पहला ऑप्शन, ठीक है, 1.128 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑप्शन है 1.158 एंगस्ट्रॉम। तीसरा ऑप्शन 1.78 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट 1.118 एंगस्ट्रॉम। क्या आंसर होगा? 1.128 था। ठीक है, क्या आयरन का जो कार्बोनिल है, ठीक है, इसमें क्या सिचुएशन आएगी? बैक बॉन्डिंग होगा, ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग होगा भाई, खूब सारे कार्बोनिल है। अब देखो, नंबर ऑफ कार्बोनिल बढ़ने की वजह से, है ना, अगर नंबर ऑफ कार्बोनिल बढ़ता है तो क्या बैक बॉन्डिंग बढ़ता है या घटता है? टर्मिनल एटम की संख्या अगर बढ़ती है
तो बैक बॉन्डिंग घटता है, और बैक बॉन्डिंग के घटने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो 1.128 से तो ज़्यादा होगा। अब 1.128 से ज़्यादा होगा तो सर 1.128 से ज़्यादा दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सर अब ज़्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग इतना भी प्रभावशाली नहीं है कि 1.128 को 1.78 तक पहुंचा दे, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखो, है ना। पहली बात कि सेम नहीं रहेगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कुछ हद तक बढ़ सकता है 1.128, ठीक है, कि 1.158 हो सकता है। मतलब बात को समझना, कहने का अर्थ ये है कि मान लो अगर ये 1128 होता तो 1128 से 1158 हो सकता है, 1128 से 1780 नहीं हो सकता है। उतना ज़्यादा डिफरेंस बैक बॉन्डिंग कभी भी नहीं लाएगा, है ना। अरे बात समझ में। और कम वाले तो कभी होंगे ही नहीं, और इक्वल वाले भी कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 1.158, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में लास्ट में जो दिया है मेटल कार्बोनिल्स एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, ठीक है। समझना बात को, बहुत इतनी डिटेल्स में नहीं है, बट मेटल कार्बोनिल्स का जिक्र है, ठीक है। और वहाँ पे जिक्र है बैक बॉन्डिंग का नहीं, सिनर्जिक बॉन्ड का, ठीक है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, जो बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, वही सिनर्जिक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सिनर्जिक बॉन्डिंग है। जो हमने ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन दिया, जो बैक बॉन्डिंग थी, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। क्लियर। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस शब्द को, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वर्ड मेंशन करा है, ठीक है। तो हो सकता है भाई एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो तुमको बोर्ड्स में तो नहीं, लेकिन जेईई मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का अर्थ बहुत बहुत छोटे शब्दों में बहुत आसान से समझते हैं। मैं मेटल ले लेता हूं और यहाँ पे कार्बोनिल ले लेता हूं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेटल और कार्बोनिल लेने में भाई, ठीक। अब समझो, कार्बोनिल जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और मेटल से कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनता है, पाई बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हो रहा है बच्चा, ये एक सिनर्जिक सिचुएशन है। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और इस केस को क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहने का मतलब साइमल्टेनियस बॉन्डिंग, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग का अर्थ क्या है, साइमल्टेनियस बॉन्डिंग, है ना, कि भैया मेटल सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये सिचुएशन है सिनर्जिक बॉन्डिंग की। तो बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं, नीट में पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि सिनर्जिक बॉन्डिंग अकर्स इन, है ना, तो भैया उसका उत्तर है मेटल कार्बोनिल्स में। बहुत सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि पूरा पढ़ ही रहे हैं मेटल कार्बोनिल, तो ये एक आसान सवाल है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में होता है, मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एक्सेप्टर पैड उधर पड़ा है, ठीक है, हो गया। तो अब देखो भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेशन के आधार पर इधर दो तरह का हो गया, ठीक है, एक क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कौन, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता हो, है ना, और नॉन क्लासिकल कौन, जो इलेक्ट्रॉन लेता भी हो, ठीक है, क्लियर। अब एक केस और समझना,
अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेशन के द्वारा, ठीक है। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस करते हैं ऐसे लिगेंड्स पे जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक पाई एक्सेप्टर होते हैं, एक पाई डोनर होते हैं, ठीक है। तो तीसरा पक्ष पाई एक्सेप्टर्स एंड पाई डोनर लिगेंड्स। ठीक, पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर लिगेंड्स। ठीक, अब इसमें मैं डेफिनेशन नहीं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तुम लोग खुद ही समझ रहे हो, जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर, जो डोनेट करेगा वो डोनर, ठीक है। लेकिन मामला यहाँ क्या है पता है, एक ही लिगेंड होता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक लिगेंड होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक, ऐसा नहीं कि ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, लेता भी है और देता भी है, पाई एक्सेप्ट भी करता है और पाई डोनेट भी करता है, ठीक है, ठीक है। मतलब समझे, एक हुआ कौन, क्लासिकल, ठीक है, जो सिर्फ सिग्मा के द्वारा देता है, एक हुआ नॉन क्लासिकल जो सिग्मा के द्वारा देता है और पाई के द्वारा ले लेता है, ठीक है। और एक हुआ पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर, जो पाई के द्वारा देता भी है और पाई से ले भी लेता है, ठीक है। आए बात समझ में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अब देखो इसमें सीधे एग्जाम्पल में आते हैं। इसको पहचान रहे हो, क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या है ना, इसके सिग्मा फ्री नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसके पास ऐसे है, सिग्मा बॉन्ड है नहीं कि भैया हम तुम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, फ्री है ही नहीं है, पहले से लॉक्ड है। तो इसके ये जो पाई वाले रिंग वाले होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। ये जो पाई के रिंग वाले इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि वो बॉन्ड बना सके, ठीक है। अब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन बैक बॉन्डिंग के द्वारा ये मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, और बैक बॉन्डिंग के द्वारा अगर ये मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हुआ, पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर, ठीक है। तो अगर ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ये बैक बॉन्डिंग के द्वारा एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हुआ पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर्टीज में हो गई, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। अब एक बात समझना, ये कितना डोनेट करता है, तो सर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। तो ये 6 पाई डोनर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए N6 बेंजीन है ना, ये इसकी कहलाती है हेपेटिसिटी। बेंजीन का हेपेटिसिटी कितना है भाई, तो इसका हेपेटिसिटी है 6, ठीक। अब ये होता किसमें है, तो इसी एग्जाम्पल का एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ठीक है। Cr डाइफिनाइल हो गया। IUPAC नेम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि IUPAC अभी पढ़े नहीं, कॉमन नेम है क्रोमोसिन, ठीक है। कॉमन नेम इज क्रोमोसिन, ठीक। बहुत स्पेशल कंपाउंड्स हैं ये सब, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन सुन, अब क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रोमोसिन में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं,
सर समझो बात को, जेई वालों को गाइडलाइन होती है कि इस पार्ट से क्वेश्चन देना है, इस पार्ट से क्वेश्चन देना है, सिग्मा पाई कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब तुम एक्सपेक्ट करके रखोगे कि सर बहुत होगा तो क्रोमेट आयन में सिग्मा पाई कैलकुलेट करवा लेगा, या बहुत होगा तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा उसमें सिग्मा पाई कैलकुलेट करा लेगा। जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दे रखे सिग्मा पाई कैलकुलेशन के, है ना। वो क्या दिया है, आइसोऑक्टेन बना दिया है और उसमें सिग्मा पाई कैलकुलेट करा दिया है। वहाँ तक तो चलो बतवा ठीक है कि भाई हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करके सिग्मा पाई कर देंगे। अब तुमसे पूछा गया क्रोमोसिन में बताइए सिग्मा और पाई कितने होते हैं। पहली बात कि तुम्हें पता नहीं कि क्रोमोसिन है क्या, ठीक। दूसरी बात तुम्हें पता भी है क्रोमोसिन तो कैसे काउंट करोगे। बात समझ में आ रही है? अब समझो कैसे काउंट करेंगे। सर 2 बेंजीन के रिंग है। अब जब 2 बेंजीन के रिंग है क्रोमियम के साथ, ठीक है, तो दोनों में 3-3 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम कोई पाई बॉन्ड तो नहीं बनाएगा गुरु, ठीक है। तो पाई कितने हो जाएंगे, 6। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लिख लेता हूं। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात है इसलिए कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए क्लियर लिख देता हूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन तो 12 हो जाएंगे, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 6। अब सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा जी, एक बेंजीन में 12, दूसरे बेंजीन में 12। अरे C6H6 होता है ना यार, तो हर कार्बन कार्बन के साथ और हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तो हर कार्बन ने बनाए 2 बॉन्ड, 6 कार्बन 12, 12 12 24। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो केस है ना, अगर क्रोमोसिन का स्ट्रक्चर देखो तो मामला क्या होता है कि क्रोमियम है, ठीक है, एक बेंजीन का रिंग ऊपर आता है, एक बेंजीन का रिंग नीचे आता है, ठीक है। तो ऐसा समझो अगर ऑर्बिटल एक्सिस पे देखो तो एक स्पिन अपने को ऐसे मिलता है और एक स्पिन अपने को ऐसे मिलता है, 2 तरफ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आए बात समझ में। तो क्रोमियम के 2 तरफ से कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है जी, पाई है, और ये वाला भी क्या है, पाई है। यहाँ कोई सिग्मा तो है नहीं, पाई है। अब कथा सुन, समझना बात को। एक पाई एक्सेप्टर है और दूसरा पाई डोनर है, ठीक है। एक में पाई एक्सेप्टेंस होता है और दूसरे में क्या होता है, पाई डोनेशन होता है, मतलब पाई डोनर है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्रोमोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कॉम्प्लेक्स, ठीक। हाँ हो गया टाइम, जान रहे, ठीक। अब सुन एक लास्ट बात, ठीक, एक लास्ट पॉइंट लिखाऊंगा, लास्ट बात। क्रोमोसिन की एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, लेकिन क्रोमोसिन जो है ना बच्चा, ये एरोमेटिक होता है। क्रोमोसिन एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स में आता है, ठीक है। एक नाम और, बहुत डिटेल नहीं, एक नाम और, ठीक है, लास्ट नाम है फेरोसिन। फेरोसिन मतलब इसमें क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है, लेकिन आयरन के साथ यहाँ बेंजीन नहीं होता है, ठीक है। बेंजीन की जगह पे यहाँ पे कौन आ जाता है, फ्यूरान आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्यूरान मतलब C5H5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C5H5। तो ये पाई किससे एक्सेप्ट करता है, C5H5। अब देखो बच्चा, कभी भी हम लोग लिगेंड लिख रहे थे ना, जहाँ पे समझना मेरी बात को, जब हम कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और लिगेंड्स को ब्रैकेट में लिख रहे थे, तो अभी तक कहीं भी मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, कहीं पाई नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि अभी तक जो भी बन रहा था,
ठीक है, वहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर, वो पाई के द्वारा नहीं सिग्मा के द्वारा बन रहा था, तो लिखने का जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखो ऐसे पाई लिखे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये सब एरोमेटिक कंपाउंड, ये डोनेट भी करेंगे तो क्या डोनेट करेंगे, पाई बॉन्ड डोनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे C6H5, C6H5 ऐसा वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल C6H5 है ना, यहाँ एनायन बना लो, ठीक, एरोमेटिक हो गया, ठीक। और ये क्या करेगा, जो मेटल Mn+ लिए हो इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो इसका भी सेम सिचुएशन है, जो क्रोमोसिन का है वही सेम सिचुएशन फेरोसिन का है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अगर ये दो एग्जाम्पल आ जाए तो ये दो विशेष एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, बाकी हर जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। चलो बाय बाय।